हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। चैन बोशान, जो कि हमारी सीरीज़ की मेन लीड है, ये एक रिपोर्टर है जो कि चुपके से किसी की फ़ोटोज़ वगैरह ले रही थी, लेकिन ये लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं। इन लोगों से बचने के लिए ये भाग ही रही थी कि इसे एक हैंडसम सा लड़का दिखाई देता है। ये इसे कहती है कि प्लीज़ मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए एंड देन इसे किस करती है। पहले तो ये भी सरप्राइज था कि ये हुआ क्या, लेकिन जब ये कुछ लोगों को देखता है तो ये भी शुरू हो जाता है। एंड चैन बोशान सोच रही होती है कि यार ये तो शुरू ही हो गया, जो कि अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिसे कि ये सॉरी बोल के रोकती है, इसे अपना इंट्रो बताती है। जी हैंग के हाथों में से खून निकल रहा था एंड ये अपना बिजनेस कार्ड यहीं पे छोड़ जाता है, साथ में इसका बिजनेस कार्ड ले जाता है। चैन बोशान को लगता है कि उसके हाथ में जो चोट लगी हुई थी वो इसी की हेल्प करते हुए लगी थी, इसलिए ये लू जी हैंग को दवाई बेचती है एंड साथ में फ़ोटो भी, जो कि इसने अपने आप ही क्लिक की थी जब ये दोनों किस कर रहे थे। एंड अब ये इसके हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है कि क्या तुम मुझे डेट करोगे, जैसे कि अब हमने किस भी कर ली है। ये कुछ बोल ही नहीं रहा था तो ये कहती है कि अगर तुम कुछ ना बोले ना तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो। तभी ये कार पास से गुजरती है एंड ये इसे कार से बचा लेता है एंड गले लगा लेता है, लेकिन इसे दूर हटा के कहता है कि ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। चैन बोशान इसे कहती है कि कल मेरा बर्थडे है, मैं तुम्हारा एमजी रोड पे वेट करूंगी एंड तुम ज़रूर आओगे। लेकिन ये यहाँ पे घंटों वेट करती रहती है, बर्फ़ ऊपर से गिरती रहती है लेकिन कोई भी नहीं आता। काफ़ी टाइम बाद जब आधी रात हो गई थी तो ये यहाँ से चल देती है एंड अब जाके शाहरुख खान वाली एंट्री लेता है, लेकिन ये एंट्री इसकी उल्टी भी पड़ सकती थी अगर इसे यहाँ पे चैन बोशान नहीं मिलती, लेकिन ये यहीं पर ही थी। जैसे कहती है कि मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे, मुझसे अच्छा तुम्हें और कौन जानता है। सी हैंग इसे कहता है कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, क्या पता मैं कोई बैड पर्सन हूँ या फिर कोई झूठा। लेकिन ये कहती है कि अगर तो तुम कोई डेमन भी होंगे ना तब भी मैं तुमसे नहीं डरूंगी एंड चलो अब हम घूमने चलते हैं। लेकिन ये इसे एकदम से ये इसके लिए कोई गिफ्ट तो लेकर नहीं आया था, सिर्फ अपना लाइटर लाया था जिसे बुझा के ही ये गिफ्ट का काम चला लेता है एंड देन इसे किस भी करता है। ये इसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी लाइफ में से एकदम गायब भी हो जाऊँ ना तब भी तुम ऐसे मुस्कुराना मत छोड़ना, लेकिन ये इसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती। ये दोनों एक साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं एंड काफ़ी टाइम बाद ये इससे शादी के लिए पूछती है, जिस पे पहले तो ये थोड़ा सोचता है एंड देन हाँ बोल देता है। शादी वाला दिन भी आ गया था, लेकिन इसे मालूम पड़ता है कि ली जैंग का एक्सीडेंट हो गया एंड एक्सीडेंट के बाद जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो सबको पता चलता है कि ली जैंग नाम का तो कोई बंदा था ही नहीं। उसने इसे जो भी अपनी फैमिली वगैरह काम वगैरह के बारे में बताया था वो सब कुछ फेक था। ये इसके घर पे आके देखती है तो इसे ली जैंग के साथ अपनी एक फ़ोटो तक नहीं मिलती, क्योंकि उसने सारी गायब कर दी थी, साथ में अपना सारा सामान एंड कपड़े वगैरह भी। अब जाके इसे पता चलता है कि वो सच में ही झूठा था, सब कुछ जा चुका था एंड इसके पास सिर्फ ये लाइटर ही रह गया था। 5 साल ऐसे ही बीत जाते हैं एंड अब ये अपनी रिपोर्टिंग पे काफ़ी अच्छे से ध्यान लगाते हुए हांगकांग भी पहुंच गई थी, जिसे यहाँ पे कुछ सबूत इकट्ठा करने थे, जिसके लिए ये अपने कपड़ों पे कपड़े चेंज करती जाती है। एक से उसकी नेम प्लेट भी ले लेती है एंड देन इन दोनों को शराब पिलानी स्टार्ट कर देती है। लेकिन जिस लड़की की प्लेट इसने ली थी वो शिकायत कर देती है कि ज़रूर हमारे क्लब में कोई लड़की आ चुकी है। लेकिन जब ये बॉडी गार्ड्स को लेके इस रूम में आती है तो इसने फिर से कपड़े चेंज कर लिए थे, जो कि वेट्रेस बन चुकी थी। इसके यहाँ से बाहर जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि वो तो हमारा उल्लू बनाकर चली गई, ये इसके पीछे लग चुके थे। तभी इसे एक लड़का दिखाई देता है, ये इसे हनी बुलाती है, लेकिन जब ये लड़का पलट के देखता है तो ये एकदम से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ये तो वही ली जैंग था जिससे ये शादी करने वाली थी। ये देखता है कि इसके पीछे काफ़ी सारे लोग लगे हुए हैं, इसलिए ये इसे पकड़कर किस कर देता है। ये लोग भी कहते हैं कि शायद ये मिस्टर शाओ की नई गर्लफ्रेंड है एंड मिस्टर शाओ को डिस्टर्ब करने की हिम्मत यहाँ पे किसी की भी नहीं थी। ये इसे बाहर ले आकर कहता है कि मिस आज तो तुम बच गई क्योंकि मेरा मूड सही था, लेकिन इस क्लब में ऐसे घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है।
लेकिन ये इसे गले लगा के बोलने लगती है कि ली ज़ेंग, तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए थे। बट तभी बहुत सारी लड़कियां आके इसके चिपक जाती हैं, जो कि इसे मिस्टर शाओ बोल रही थी। एंड ये भी इनके साथ चला जाता है। बेचारी यांचा चैन बोशान को समझ में नहीं आता कि ये इसे शाओ क्यों बोल रही थी। शायद ये दो अलग पर्सन है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। ये इन्वेस्टिगेशन करती है, जिस पे इसे पता चलता है कि इसका वो बॉयफ्रेंड तो एक मामूली सा आदमी था, लेकिन ये तो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, जो कि एक नंबर का प्ले बॉय है, लेकिन बिजनेस में काफ़ी अच्छा है। एंड ये तो अब तक अब्रॉड में ही पढ़ता था, लेकिन इसे इन्वेस्टिगेशन अपनी जारी रखनी थी, जिसके लिए ये इसके घर पे चुपके से जाने वाली थी। लेकिन शाह का असिस्टेंट इसे रोक लेता है कि अरे तुम तो रिपोर्टर चैन बोशान हो ना। एंड इतने में शाह तो कार में बैठ के निकल भी लेता है, जिसका पीछा करने ये निकलती है। लेकिन काफ़ी मुश्किल के बाद जब ये कार के पास पहुंचती है तो इसमें से फिर से यही असिस्टेंट निकलता है एंड कहता है कि मिस्टर शाओ के पीछे तो आज तक बहुत सारी लड़कियां पड़ी, लेकिन शायद तुम सबसे अलग हो। इसका असिस्टेंट इसे बताता है कि वो रिपोर्टर तुम्हारे साथ इंटरव्यू लेना चाहती है एंड देखो कैसे बाहर खड़ी हुई है तुम्हारे वेट में। क्या सचमुच तुम उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दोगे। ये कहते हैं कि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड तुम जाओ मेरे लिए कुछ खाने का लेके आ जाओ। चैन बोशान भी वेट करने में पक्की थी, बिकॉज इसने पहले भी ऐसा किया था। एंड शाओ यहाँ पर आ जाता है अम्ब्रेला लेके, जो कि इसे अपने घर में लेके चला आता है। इसे कहता है कि तुम मेरा इंटरव्यू लेना चाहती हो ना, लेकिन उसमें तो अभी काफ़ी टाइम है, चलो उससे पहले ही मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले लेता हूँ। ये इसके कुछ ज़्यादा ही करीब आता जा रहा था, जिसपे ये इसे बताती है कि मेरे फियांसे की शक्ल बिल्कुल तुमसे ही जैसी थी, जिसकी 5 साल पहले डेथ हो चुकी है। तो मैं बस चेक करना चाहती थी कि तुम वही हो क्या, या फिर तुम अब कभी उससे मिले थे क्या, या फिर तुम अपनी याददाश्त भूल चुके हो। ऐसा कुछ हुआ है क्या कि तुम्हारा एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो। ये इसे कहता है कि वो तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं उसकी जगह ज़रूर ले सकता हूँ। इसमें तुम्हारा भी फ़ायदा होगा एंड मेरा भी। यहाँ पे दूध रखा हुआ था जिसे ये पीने लगता है, लेकिन ये इसे मना कर देती है, क्योंकि इसे पता था कि इसके एक्स को तो दूध से एलर्जी थी। लेकिन ये कहता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है एंड इसे पी लेता है। थोड़ा डाउट तो इसका अभी क्लियर हो जाता है। तभी ये इसकी शर्ट उतार के देखती है, क्योंकि इसके एक्स के शोल्डर पे निशान था एंड उसने इसे बताया था कि निशान मुझे बचपन से ही है, बिकॉज मुझे बचपन में चोट लग गई थी। लेकिन इसके पास ऐसा कोई निशान भी नहीं था। अब ये इसे चिपकना स्टार्ट कर देता है कि मैं तुम्हें खुश कर सकता हूँ, लेकिन इसे ये सब कुछ नहीं चाहिए था। एंड ये इसे कहती है कि मैंने गलती की तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड समझ के, लेकिन मुझे समझ में आ गया है कि शक्ल सेम होने से कुछ नहीं होता, तुम उससे बिल्कुल अलग हो। ये तो ये सब बोल के चली गई थी, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, बिकॉज उसे दूध से एलर्जी है, जिसने अपना रिएक्शन कर दिया था। सो ये एपिसोड ये पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स, यानी जानने के लिए कि आखिर मामला है क्या, ये अपनी शादी में से अचानक गायब क्यों हो गया था। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।